गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। दिसलवा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी पठान सर। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। तो हमने इसे दो भागों में डिवाइड किया था। एक था अबाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए, और एक था हमारा वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए। हमने ये कल पढ़ लिया था, जिसे पढ़ा था हमने पी ए बराबर पी नोड ए इंटू एक्स ए। फिर हमने पढ़ा था पी नोड ए माइनस पी ए अपॉन पी नोड ए बराबर एक्स बी। हमने और एक संबंध पढ़ा था हमने पी नोड ए माइनस पी ए अपॉन पी नोड ए बराबर पढ़ा था हमने एम गुणा एम ए अपॉन 1000। ये हमने 3 कल फॉर्मूला पढ़े थे अबाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वाष्पशील के लिए। वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम। डायग्राम से समझेंगे इसे। ये कम मात्रा में है, हमने इसे विलेय ले लिया है। विलेय को हम कैसे लिखते हैं? वी से। ये हमारा विलायक है। ठीक है, अब ये वाष्पशील विलेय भी है और वाष्पशील विलायक, दोनों द्रव हमारे कैसे हैं? वाष्पशील। ठीक है, इसका जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होगा वो क्या होगा? राउल्ट के नियम से पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और राउल्ट के नियम से ये क्या होगा? पी ए बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, सॉरी एक्स बी लिख दिया भाई, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, हमने क्या करा? इन दोनों को मिला दिया, और मिलाने पे हमारा क्या तैयार होगा? विलयन तैयार होगा।
ठीक है, ये हमारा बन गया बिलियन। और यहाँ पर जो बाष्प दाब होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पी सॉल्यूशन, यानी कि बिलियन का बाष्प दाब। अब देखो ये हमारा बाष्पशील पदार्थ है, ये भी बाष्पशील पदार्थ है, तो इसमें हमने जब इसे मिक्स कर लिया, इन दोनों को मिक्स कर लिया, तो ये क्या बन गया, बिलियन। अभी ये कौन सी अवस्था में है, ये शुद्ध अवस्था में है, ये भी शुद्ध अवस्था में है। जब इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या बनेगा, बिलियन, और दोनों कौन सी हो जाएंगे, अशुद्ध अवस्था हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, नियम क्या लिखेंगे, नियम बाष्पशील द्रवों के 1 बिलियन का एक निश्चित ताप पर बाष्प दाब। बाष्पशील द्रवों का बाष्पशील द्रवों का 1 बिलियन का एक निश्चित ताप पर बाष्प दाब। ठीक है, शुद्ध अवस्था में प्रत्येक घटक का बाष्प दाब तथा बिलियन में उसका मोल प्रभाज्य का गुणनफल क्या कहलाता है, गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चाहें तो लिख लें, या चलो लिख ही लेते हैं इसे। वाष्पशील द्रवों का 1 बिलियन का एक निश्चित ताप पर प्रत्येक घटक का बाष्प दाब शुद्ध अवस्था में उस घटक का बाष्प दाब तथा बिलियन में उसके मूल प्रभाज्य का गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, फॉर्मूला जो हमारा तैयार होगा, यानी कि जिन्होंने बोला पी सॉल्यूशन, बिलियन में ब्लैक का बाष्प दाब और ब्ले का बाष्प दाब का योग हमारा क्या कहलाएगा, पी सॉल्यूशन कहलाएगा। अब पी ए बराबर क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यानी एक्स क्या है, ब्लैक का मोल प्रभाज्य, बिलियन में ही होगा, और हमारा पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यानी बिले का मोल प्रभाज्य। इनका गुणनफल किसके बराबर होगा, पी सॉल्यूशन, प्रत्येक घटक के लिए। ये हमारा क्या कहलाता है, राउल्ट का नियम। ठीक है, अब राउल्ट का नियम जो है, राउल्ट के नियम के आधार पर बिलियन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक आदर्श बिलियन और एक अनादर्श बिलियन। ठीक है, तो आदर्श बिलियन कौन से होंगे, जो राउल्ट के नियम को प्रत्येक सांद्रण पर फॉलो करते हैं वो आदर्श बिलियन कहलाते हैं, और जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते वो अनादर्श बिलियन कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे बिलियन कई प्रकार के हो गए, एक हो गया आदर्श, और एक हमारा हो गया अनादर्श।
आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन वे विलयन जो प्रत्येक सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, और अनादर्श वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। समझते हैं? चलो यहीं से समझते हैं, इसे थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं यहाँ। ये हमारा विलय है, वी ये हमारा विलायक है। तो इसके अंदर सारे के सारे बॉन्ड किसके होंगे? ए के बॉन्ड होंगे। सारे मॉलिक्यूल किसके होंगे? ए के होंगे। और इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल किसके होंगे? बी के होंगे। ठीक है। अब इनके अणुओं के बीच में होगा अंतरा आणविक आकर्षण बल, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो कोई ना कोई तो आकर्षण हो रहा होगा, तो उस आकर्षण का नाम हमने क्या दे दिया? अंतरा। अंतरा का मतलब होता है जब एक जैसे अणु हो। कैसे हो? एक जैसे अणु। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अंतरा अंतरा आणविक आकर्षण बल। और यहां पर भी क्या होगा? अंतरा आणविक आकर्षण बल। ये ए के बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल होगा और यहाँ पर वी के बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल होगा। अब इन दोनों को जब मिक्स करा तो मिक्स करने पर क्या होगा? कुछ बॉन्ड टूटेंगे और कुछ नए बॉन्ड बनेंगे। यानी हो सकता है कि यहाँ पर क्या होगा? ए के भी बॉन्ड होंगे और बी के भी बॉन्ड होंगे और कुछ ए और बी के बॉन्ड भी होंगे। ठीक है। अब देखो यहां पर जब अलग अलग मॉलिक्यूल आ गए तो यहां पर कौन सा बल होगा? अंतर आणविक आकर्षण बल। कौन से बल होंगे? अंतर आणविक आकर्षण बल। अगर ये बल यानी यहां पर ए बी का बॉन्ड, जितना अट्रैक्शन इनके बीच में है उतना ही अट्रैक्शन किसके बीच में हो? ए के बीच में हो, और उतना ही अट्रैक्शन किसके बीच में हो? बी के बीच में हो। यानी इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी और ए बी तीनों के अगर बराबर हैं तो इस तरीके के जो विलयन होंगे वो राउल्ट के नियम को फॉलो करेंगे, यानी राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। अच्छा, जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है, बराबर है, तो अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और इस बॉन्ड को तोड़ें और इस बॉन्ड को तोड़ें तो इसमें एनर्जी कैसी लगेगी? समान एनर्जी लगेगी। यानी कह सकते हैं अगर ए का बॉन्ड टूटा और बी का बॉन्ड टूटा तो जितनी एनर्जी यहाँ लग रही है उतनी एनर्जी यहाँ लगेगी, और अगर ये टूट कर ए बी के साथ अगर बॉन्ड बनाएगा तो उतनी एनर्जी क्या होगी? मिलेगी। जब बॉन्ड टूटने में एनर्जी लग रही है तो बॉन्ड बनने में एनर्जी मिलेगी, और ये दोनों एनर्जी कैसी होंगी? बराबर। क्योंकि जो एनर्जी बॉन्ड टूटने में लग रही है वही एनर्जी क्या लगेगी? बॉन्ड बनने में लगेगी। क्यों? क्योंकि तीनों के जो हैं अंतर आणविक आकर्षण बल और अंतरा आणविक आकर्षण बल कैसे हैं? बराबर हैं। ठीक है। तो पहली कंडीशन जो है आदर्श विलयन के लिए, आदर्श विलयन पहली कंडीशन क्या है कि ए का बॉन्ड बराबर होना चाहिए किसके? वी के बॉन्ड से। बराबर किसके होने चाहिए? सी कहां से?
टाओ से सही करके लिखते हैं। ए का बॉन्ड बराबर होना चाहिए किसके, वी के बॉन्ड के, और बराबर होने चाहिए ए बी के बॉन्ड के। यानी हम कह सकते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल बराबर होगा अंतर आणविक अंतराणविक आकर्षण बल किसका, वी का, और ये बराबर किसके है, अंतर आणविक आकर्षण बल के। इसे अंतर और अंतरा में बस ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एक ही फैमिली के हैं वो अंतरा हैं और जो अलग अलग फैमिली के हैं वो अंतर हैं। अंतर मतलब डिफरेंट, ठीक है। अब ये कंडीशन आपको, अब देखो जब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वो इक्वल है तो मैंने मान लिया कि इसे मैंने 5 की एनर्जी दी और ये बॉन्ड टूट गया, और इसे भी 5 की एनर्जी दी, ये भी टूट गया, और इसके बनने में एनर्जी मुझे कितने की मिली, 5 की मिली। तो ऊर्जा में चेंज कितना आया इनके बीच में, 5 में से 5 क्या, 0। यानी एनर्जी का चेंज क्या है यहाँ पर, 0। कब करने, मिक्स करने पर। पेज गायब हो गया। तो पहला पॉइंट हमारा था ए का बॉन्ड बराबर है वी के बॉन्ड के, बराबर है ए बी के बॉन्ड के। दूसरी कंडीशन, जब बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी सेम लग रही थी तो बॉन्ड बनने में एनर्जी भी सेम होगी, यानी कि मिक्सिंग करने यानी मिश्रित करने पर, मिश्रित करने पर एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब ऊर्जा, एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन यानी डेल्टा एच मिक्स क्या आएगा, 0। 5 की एनर्जी बनने में लग रही है, 5 की एनर्जी बॉन्ड टूटने में लग रही है, तो एनर्जी का चेंज क्या होगा, 0 होगा। तीसरा है मिश्रित करने पर, मिश्रित करने पर आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन यानी डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, समझते हैं इसे। अब देखो यहां पर इनका जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो, और यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, बराबर, तो जितना आयतन इसने घेरा होगा उतनी आयतन इतना घेरा होगा। जैसे मान लें कि हमारा जो ए मॉलिक्यूल है उन्होंने क्या करा, इतना आयतन घेर रहे हैं, ये इतना आयतन घेर रहे हैं। इसी तरीके से V और V ये भी इतना ही, यानी इन दोनों का आयतन क्या है, इक्वल। तो हमारा जो AB बनेगा उसका भी आयतन कितना होगा, इतना। जैसे मैं कह दूं कि ये 2 लीटर घेर, इसने आयतन 2B घेरा, इसने भी 2B घेरा, तो इसने भी कितना घेरा, 2B। तो इनके बीच में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, 0। 2 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 0, ठीक है। और अगर ये सब चीज हैं तो हमारा जो भी इस तरीके के जो भी विलयन होंगे वो राउल्ट के नियम को फॉलो करेंगे, यानी कि जो उनका पी सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, PA प्लस PB, जिसे हम क्या लिखते हैं,
पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। चौथी कंडीशन है मिश्रित करने पर एंट्रोपी में चेंज। एंट्रोपी को हम लिखते हैं डेल्टा एस मिक्स। ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, हमेशा ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। डेल्टा एस मिक्स हमेशा ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? जैसे अगर आप मान लें कि एक कमरे में जो कि स्कूल का एक रूम है, क्लासरूम है, यहाँ पर विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ये मान ले रहे हैं कि ये विद्यार्थी बैठे हुए हैं, क्रम से बैठे हुए हैं, क्रम से बैठे हुए थे, तो इनके बीच में टक्करें क्या थी, बहुत कम। इनके बीच में टक्करें क्या थी, बहुत कम। अब जैसे स्कूल की जब घंटी बजेगी तो ये इधर उधर भागेंगे, यानी कि इनका मोमेंटम बढ़ेगा, जिसकी वजह से अगर यहाँ टक्करों की संख्या क्या है, कम। अब इस क्लास में इंटरवल हो जाए तो बच्चे एक दूसरे मतलब एकदम भिर्रे के साथ भागेंगे, तो ये क्या होगा, एक दूसरे से टकराएंगे, जिससे टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। तो जब हमेशा ज़्यादा वाले में से कम घटाते हैं तो हमेशा आंसर काय में आता है, पॉजिटिव में। इसीलिए एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। या आप ऐसे मान लें कि जैसे स्कूल में प्रेयर का टाइम है, बच्चे खड़े हुए हैं, और जैसे ही प्रेयर समाप्त हुई और टीचर्स बोल दें सभी विद्यार्थी एक ही बार में, मतलब लाइन से नहीं, एक ही बार में सारे बच्चे अपनी अपनी क्लास में जाएं, तो क्या होगा, एक दूसरे से टकराएंगे, तो वहाँ पर टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरीके से जब हम एक सॉल्यूशन यानी विलायक को और विलय को जब मिक्स करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स पहले कम थे, जब अलग थे विलय तो कम था, और विलायक अलग था तो उसके भी मॉलिक्यूल्स अलग थे। जैसे मान लो इसमें 10 हैं, इसमें 5 हैं, विलय में 5 हैं, विलायक में कितने हैं, 10 कण, तो 5 कणों की आपस में टक्कर और 10 कणों की आपस में टक्कर, और इन दोनों को मिक्स कर दें। मिक्स करने पर इनके मॉलिक्यूल्स आपस में कितना, पहले की तुलना में ज़्यादा टकराएंगे और ज़्यादा टकराएंगे, इसीलिए हमारी जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अच्छा अब ये आदर्श विलयन का ग्राफ कैसा होगा उसे समझते हैं। ग्राफ, ग्राफ एक्स क्या है, 0। जैसे जैसे मैं विलायक की मात्रा बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, 0, सॉरी 0 नहीं, कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पर एक्स बी क्या मान लूँ मैं, 0 मान लूँ, तो एक्स ए बराबर क्या होगा, 1 होगा। अच्छा एक्स ए की जो अधिकतम वैल्यू होगी कितनी होगी, 1 होगी। अभी मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक्स ए क्या है, 0। मैंने एक्स ए अगर 0 रखा है, अगर ये 0 है तो एक्स बी का मान कितना है, 1, यानी यहाँ पर जो एक्स बी होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और जैसे जैसे मैं एक्स ए का मान बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर एक्स ए का अधिकतम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और जब एक्स ए की वैल्यू 1 हो गई तो फिर एक्स बी का मान क्या होगा, 0 होगा। मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्स बी बराबर क्या है, 0। जैसे जैसे विलायक की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे इसका वाष्प दाब यानी कि पी ए का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और ये कैसा चलेगा, एक सीधी लाइन चलेगा, इससे हटाते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। यानी अभी यहाँ पर केवल और केवल क्या है, हमने विलायक मान लिया, विलायक है और हम विलायक बढ़ाते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, और एक्स ए पर 1 होने पर ये हमारा क्या आ गया, पी नॉट ए आ गया। इसी तरीके से अभी हमारा विलय क्या है, 0। जैसे जैसे मैं इसकी मात्रा बढ़ाऊंगा, यानी इधर को हमारा क्या बढ़ रहा है, एक्स ए बढ़ रहा है इधर को, और इधर को हमारा क्या बढ़ रहा है, एक्स बी बढ़ रहा है। ठीक है। अब
ये हमारा क्या है एक्स बी, और यहाँ पर हमारा क्या है पी बी, ये बढ़ाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा पी नॉट बी, और बिलियन का हमारा क्या हो जाएगा, ओ क्लीन हो गया पूरा पेज गया धोखे से गलत स्लाइड पे। चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा से बना लेते हैं। ये तो हमने इतना कर ही लिया था, इतना तो हमने कर ही लिया था। हम बस आपको ये वाला बताना चाह रहे थे कि बिलियन का जो ये जो होगा बिलियन का वास्तव किताब होगा। हमने यहाँ लिखा था एक्स ए क्या था 0 था, तब एक्स बी का मान कितना था 1, और यहाँ पर हमारा एक्स ए कितना था अधिकतम 1, तब एक्स बी यहाँ क्या होगा 0। ये आपने पढ़ा है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना होता है 1। अगर एक्स ए का मान 0 करेंगे तो एक्स बी बराबर 1 होगा, और एक्स ए का अगर एक्स बी 0 कर देंगे तो एक्स ए का मान कितना हो जाएगा 1। यानी इधर को हमारा क्या बढ़ रहा है एक्स ए बढ़ रहा था, और इधर को हमारा क्या बढ़ रहा था एक्स बी बढ़ रहा था। ये हमारा क्या था पी ए, और इधर हमारा क्या था पी बी। ये हमारा था पी नॉट ए, क्योंकि शुद्ध अवस्था में केवल और केवल शुद्ध अवस्था में धीरे धीरे देखो बी जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ए और बी हमारा क्या है यहाँ पर 0, तो ये हमारा क्या कहलाएगा शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। और यहाँ पर हमारा जब धीरे धीरे विलय बढ़ रहा है तो विलायक का मान क्या होता चला जाएगा 0, विलायक 0 हो गया। तो यहाँ पर ये किसका है विलय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो ये वाली लाइन जो होगी पी बी बराबर क्या होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और ये जो होगा वो होगा पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और ये जो होगा हमारा ये क्या होगा हमारा पी सॉल्यूशन बराबर क्या होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये मैंने कम क्यों रखा, क्योंकि विलय की मात्रा हम क्या लेते हैं कम लेते हैं, विलायक की मात्रा क्या लेते हैं ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पर इसे हम थोड़ा कम रखा है और इसे हमने थोड़ा ज़्यादा रखा। ये हमारा ग्राफ हो गया आदर्श विलयन के लिए। ठीक है, ये हमारा ग्राफ किसके लिए आदर्श विलयन के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम इस आगे को जो इस आदर्श विलयन के लिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, कल हम पढ़ेंगे अनादर्श विलयन के लिए। ठीक है, अनादर्श विलयन में हम दो पॉइंट पढ़ेंगे, एक होगा धनात्मक विचलन और एक होगा ऋणात्मक विचलन। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। इसके लिए हम 2 ग्राफ पढ़ेंगे और कंडीशंस भी पढ़ेंगे, कौन कौन सी कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।